डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है प्राचीन भारत में आरंभिक समाज की क्या विशेषता थी। यानी प्राचीन भारत में आरंभिक समाज में जो सामाजिक विशेषता थी उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि इस समय का समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसका ढांचा कैसे था, सामाजिक स्तर पे किस तरह से वर्णों पे आधारित व्यवस्था दी गई थी, जिससे लोग जो है वर्ण पर आधारित उसी व्यवस्था के अंतर्गत उस ढांचे को अपने को स्थापित किए हुए थे और उस व्यवस्था को मानते थे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और विषय को समझते हैं कि प्राचीन काल में भारत के आरंभिक समाज की कौन कौन सी विशेषताएं थी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिवार। जैसा कि आप जानते हैं, परिवार कुटुंब एक ऐसा स्वरूप है हमारे पारिवारिक व्यवस्था का, हमारे समाज का एक प्रथम स्टेज है जो कह सकते हैं कि परिवार के बाद समाज बनता है। तो परिवार जो है, परिवार के संदर्भ में प्राचीन काल में परिवार का क्या स्वरूप था। संस्कृत ग्रंथों में परिवार शब्द के लिए कुल, जाति शब्द के लिए बांधवों से बड़े समूह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख मिलता है परिवार शब्द के लिए, और इसके लिए कुल और जाति शब्द के लिए बांधवों के बड़े समूह के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। परिवार में लोगों के संबंध अलग अलग होते थे। कुछ परिवार में लोगों के सदस्य बड़े होते थे, ज़्यादा संख्या होती थी, उनके संबंधों की अंतर स्थिति अलग अलग होती थी। हर समाज में परिवार की स्थिति अलग अलग थी। कुछ परिवारों में चचेरे भाई चचेरे मामा के लड़के को या फूफा के लड़के को रक्त संबंध के आधार पर सगे माने जाते थे। कुछ परिवारों में ऐसे भिन्न व्यवस्थाएं थीं, उन्हें रक्त संबंध के आधार पर भी सगा नहीं माना जाता था। तो इस तरह से अलग अलग परिवारों में अलग अलग विशेषताएं थी। परिवार का स्वरूप अलग था, उनके रक्त संबंध, उनके आपसी व्यवस्था के संदर्भ में, जैसा कि सामाजिक स्थिति जो ढांचा था, चाहे वैवाहिक व्यवस्था रही हो, चाहे उनके अंतर संबंध रहे हों, हर परिवारों की स्थिति अलग अलग थी, उनके स्वरूप भिन्न थे। तो समाज में जो परिवार की स्थिति थी, एक दूसरे के सहयोग के रूप में बड़ों छोटे जो थे बड़ों का सम्मान करते थे। परिवार जो है लोगों को एक नई दिशा प्रदान करता था, प्रथम पाठशाला के रूप में होता था। चाहे बालक नैतिकता मूल्य जो भी ग्रहण करता था परिवार में ग्रहण करता था। तो प्राचीन काल में ही परिवार हमारी संस्कृति जो कह सकते हैं व्यक्ति धारण करता था, हमारे जीवन में जो मूल्य होते थे वे परिवार से ही व्यक्ति ग्रहण करता था। तो प्राचीन काल से परिवार अस्तित्व में थे और इस परिवार में लोगों का जीवन का जो प्रारंभिक स्थिति होती थी, जो शिक्षा का हो, चाहे मूल्य का हो, चाहे किसी भी रूप में संस्कार का हो, जो भी ग्रहण करता था व्यक्ति परिवार से ही ग्रहण करता था। तो परिवार जो है जीवन का मुख्य आधार होता था। उससे सुरक्षा, उसे आर्थिक सहायता, उसका पोषण परिवार में ही होता था। तो परिवार का स्वरूप प्राचीन काल में हर परिवार की स्थिति अलग अलग थी। कुछ परिवारों में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती थी, कुछ परिवारों में सीमित होते थे। उनके रक्त संबंध कैसे होंगे ये परिवार की स्थिति पे निर्भर करता है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना ऐसा था जो हर परिवार का स्वरूप अलग अलग होता था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। परिवार में के बाद जो है अगली विशेषता थी पितृवंशिक व्यवस्था। इसके पहले जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, एक क्वेश्चन भी जा चुका है। पितृवंशिक व्यवस्था क्या होती थी? तो प्राचीन काल में सभी तो नहीं, लेकिन प्राचीन काल में उच्च परिवारों में, राज परिवार में या जो भी संपन्न लोग थे उस व्यवस्था में पितृवंशिकता की परंपरा कायम थी। पितृवंशिकता में क्या व्यवस्था थी कि पिता के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी पुत्र होगा, पुत्र के बाद पौत्र होगा और पौत्र के बाद प्रपौत्र होगा। यानी पितृवंशिकता की जो व्यवस्था थी राज परिवार में था, उच्च लोगों के वर्ग में था, संपन्न लोगों के परिवार में था कि पिता के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उसी वंश का होगा और पिता के बाद पुत्र होगा। तो इस तरह से एक वंश परंपरा की व्यवस्था दी गई थी। इसके बहुत सारे तर्क दिए गए इतिहासकारों के द्वारा कि विशेषता इसलिए थी कि जैसे पिता के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र होगा, अगर ये व्यवस्था न होती पितृवंशिकता की तो ऐसी स्थिति में परिवार में विद्रोह का या द्वेष का वातावरण निर्मित होता
निश्चित स्थिति न होने पे कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकारी हो सकता था। जो पिता की संपत्ति होती थी, जो उसके संसाधन होते थे, उसका जो हकदार होता था वो उसका पुत्र होता था। तो इस तरह से पितृवंशिकता के नाते जो व्यवस्था दी गई थी कि पिता के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, पुत्र होगा, पुत्र के बाद उसका पौत्र होगा और पौत्र के बाद उसका प्रपौत्र होगा। तो इस तरह से पिता, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के मध्य ये पितृवंशिकता की परंपरा चलती थी और एक पिता के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था। जो भी उसकी संपत्ति होती थी, चल अचल, वो सब उसके पुत्र को प्राप्त होती थी बिना किसी व्यवस्था के। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसका उत्तराधिकारी को वे सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती थी जो पिता के द्वारा उसे छोड़ के प्रदान की गई थी या उसे छोड़ी गई थी। तो यहाँ पे पितृवंशिकता की परंपरा प्राचीन काल में थी और ये विशेष रूप से उच्च परिवारों में विशेष रूप से प्रचलन में था, राज परिवारों में था कि उसके पिता के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। विशेष परिस्थितियों में ही पुत्री संभालती थी, लेकिन प्राचीन काल में जो उल्लेख मिलता है वो पितृवंशिकता की व्यवस्था के संदर्भ में इतिहासकारों द्वारा कि पिता के बाद पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। बहुपति विवाह, प्राचीन काल में ये भी एक विशेषता थी इस समाज की। बहुपति जो है विवाह का प्रचलन कुछ विशिष्ट या कह सकते हैं राज परिवारों में केवल ही था, सामान्य स्थिति में संभव नहीं था। तो द्रौपदी से पांडवों का विवाह जो था बहुपति विवाह के संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि यानी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था। तो इस तरह से बहुपति विवाह के संदर्भ में इसका उल्लेख मिलता है, जो केवल विशिष्ट लोगों या राज परिवार तक ही केवल संभव था, सामान्य वर्गों में ये संभव नहीं होता था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था पर आधारित हमारा समाज था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के बलि के पश्चात जो वर्ण व्यवस्था निकल करके आई, उसके मुख से जो है कौन निकले, ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, जांघों से या जंघे से वैश्य निकले और पैर से शूद्र निकले। तो इस तरह से समाज जो है 4 वर्णों पे आधारित प्राचीन काल में व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के अपने अपने कार्य निर्धारित थे। जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मणों के कार्य जो थे धार्मिक कार्यों का संपादन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, समाज में नैतिकता और मूल्यों का विकास करना था। तो इस तरह से ब्राह्मण के जो थे कार्य आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक व आदर्शपरक थे। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है इन कार्यों को संपादित करते थे। समाज में इनका मुख्य स्थान था। द्वितीय स्तर पे क्षत्रिय थे जिनका कार्य सुरक्षा व जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने का था। तो इस तरह से द्वितीय स्थान समाज में क्षत्रियों का था। तृतीय स्थान वैश्यों का था जो व्यापार और वाणिज्य का कार्य करते थे। समाज में आय और व्यय, व्यापार, बाजार की व्यवस्था में इनका योगदान अपना था। चतुर्थ स्थिति समाज में शूद्रों की थी जो समाज में चतुर्थ स्थान पे थे। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज प्राचीन काल से ही व्यवस्था दी गई थी। अगली कड़ी में है जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में विघटन से बचाव के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई थी। जाति व्यवस्था में उसी के आधार पे लोगों के वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे। कुछ अपवाद भी समाज में दिखाई देते थे जो अंतर्जाति थे, नहीं तो विशिष्ट जो है सभी जो नियम थे वो सबके लिए धारण करने के योग्य थे। सभी उसको अनुपालन करते थे कि जाति व्यवस्था पर आधारित समाज में व्यवस्था दी गई थी और उसी के नियमों का पालन करना सभी के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि प्राचीन काल में आरंभिक समाज की क्या विशेषताएं थी। तो जैसा कि आप जानते हैं परिवार की क्या स्थिति थी, परिवार में लोग किस तरह से अपने मूल्यों का विकास करते थे, सुरक्षा को ग्रहण करते थे, किस तरह से परिवार के शब्द के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया प्राचीन काल में संस्कृत ग्रंथों में, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में पितृवंशिकता की व्यवस्था के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। पितृवंशिकता जैसा कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, पितृवंशिकता क्या है, कई बार पूछ चुका है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को दर्शा सकते हैं कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद जो है पौत्र और पौत्र के बाद प्रपौत्र जो है उत्तराधिकारी होता है। अगला है बहुपत विवाह।
और नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। किस तरह से समाज जो है वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज था। समाज में 4 वर्ण पे आधारित व्यवस्था दी गई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। सभी के अपने अपने उत्तरदायित्व, अपने अपने कार्य थे, जिनका उन्हें अपना उत्तरदायित्व कार्यों का निर्वहन करना होता था। इस तरह से वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। वर्ण व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए ही जाति व्यवस्था दी गई थी, जिससे विघटन की स्थिति में जाति व्यवस्था से इसे रोका जा सके। इस तरह से प्राचीन काल में भारतीय समाज की ये विशेषता थी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।